Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. So in this video we will discuss the NCERT questions of chapter number 3 Our Changing Earth. I hope कि आपने previous part ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने notes को share किया है and I hope कि आपको notes समझ में आए होंगे. उनमें कुछ ऐसे भी points हैं जो मैंने out of the book जो है आपके सामने present करने की कोशिश की है. कुछ ऐसे भी points हैं जो थोड़े extra हैं उसमें, वो मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए उस पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा जानने की. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. सो इन एक्सरसाइज द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पार्ट है वाई डू द प्लेट्स मूव. हमने पढ़ा था कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो हर साल कुछ मिलीमीटर मूव करती हैं. सो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि जो प्लेट्स होती हैं वो मूव क्यों करती हैं. सो आंसर इज़ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. हमारे अर्थ के अंदर एक मोल्टन मैग्मा होता है जो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है. और जब वो मोल्टन मैग्मा अंदर मूव करता है उसी की वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती रहती है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर. Now comes to the second question. What are exogenic and endogenic forces? Exogenic forces क्या होते हैं? The forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. यानी कि जो forces हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर लगते हैं उनको exogenic forces बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, ये सब हमारे exogenic forces होते हैं. Now endogenic forces, the forces which act in the interior of the earth आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. जो फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर लगते हैं, अंदर से अर्थ पर लगते हैं, वो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं. फॉर एग्जांपल जो भी सडन मूवमेंट अर्थ के अंदर से होती है प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंडोजेनिक फोर्सेस का. और हम सबको पता है कि ये जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं यही हमारी अर्थ पर चेंजेस का रीज़न होते हैं. Now next question is what is erosion? Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. इरोजन क्या होता है? कुछ एजेंट्स की वजह से, फॉर एग्जांपल पानी, विंड या फिर आइस की वजह से जब हमारी अर्थ के ऊपर पर्टिकुलर जो लैंडस्केप्स होते हैं उन वो इरोड होने लगते हैं, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगते हैं पीसेस में, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इरोजन बोला जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने वाटरफॉल पढ़ा था कि वाटरफॉल कैसे बनता है, वो इरोजन की वजह से बनता है. जब जो नदी होती है जो बहुत स्पीड से माउंटेन से निकलती है, सो उसके स्पीड की वजह से जो पानी होता है वो उसका इतना ज़्यादा स्पीड होता है कि वो रॉक्स को ऐसे काटते हुए उनको इरोड करते हुए चलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटरफॉल फॉर्म होते हैं. सो यही प्रोसेस हमारा इरोजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड. फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड. फ्लड के दौरान, बाढ़ के दौरान जब हमारी जो रिवर्स होती हैं उनका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पानी का, सो पानी बाहर आने लगता है फ्लडिंग में. फ्लडिंग के दौरान क्या होता है कि पूरी रिवर्स का जो पानी होता है वो बाहर आने लगता है ऊपर से. उस वक्त क्या होता है कि जब पानी बाहर आता है तो पानी में बहुत सारे ऐसे फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और कुछ ऐसे सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर के बैंक्स पर डिपॉजिट होने लगते हैं और वही हमारे फ्लड प्लेन्स को बनाते हैं, और ये फ्लड प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? द स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ सैंड फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स बेसिकली कुछ छोटे स्मॉल हिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं वैसे कुछ ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेजर्ट्स में बनते हैं, रेगिस्तान में. और ये बनते किन वजहों से हैं? ये बेसिकली विंड के एक्शन से बनते हैं कि जब विंड इरोजन करती है डेजर्ट में, रॉक्स में, सो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो विंड के साथ आ जाते हैं और विंड उनको एक जगह पर डिपॉजिट करती रहती है और वहीं पर बनते हैं हमारे सैंड ड्यून्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड. बीचेस कैसे बनती हैं? द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस. हमने पढ़ा था कि जब सी वेव्स लगातार रॉक्स पर एक्शन करती हैं, उनको इरोड करती हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सी वेव्स के थ्रू जो है समुद्र में आ जाते हैं. और जब यही सी वेव्स अपने किनारों पर सी शोर की तरफ जब आती हैं तो वहाँ पर वो उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बीचेस फॉर्म होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स.
ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं बेसिकली? व्हेन अ रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट फॉर्म्स लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स। जब रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं उसके बाद जब वो प्लेन एरियाज़ में एंटर करती हैं तो वहाँ पर वो कुछ ऐसे बेंड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्नेक का एग्जांपल दिया था कि स्नेक कैसे ऐसे बेंड करते हुए मूव करता है आगे, वैसे जो रिवर्स होती हैं वो प्लेन एरियाज़ में ऐसे ही कुछ बेंड्स फॉर्म करती हैं जिनको मियांडर्स बोला जाता है। ड्यू टू continuous erosion and deposition, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake known as Oxbow Lake। और यही meanders जब आगे चल के इनमें और ज़्यादा डिपोजिशन इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, इनकी वजह से एक लेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे meander से सेपरेट हो जाता है और उसी पर्टिकुलर लेक को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट ऑप्शंस को आपको टिक करना है। फर्स्ट इज़ विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, की जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फीचर है जो सी वेव्स का इरोजनल फीचर नहीं है, यानी कि जो सी वेव्स के इरोजन की वजह से नहीं होता है। सो द ऑप्शन इज़ क्लिफ, क्योंकि जो बीचेस होती हैं वो भी सी वेव्स की वजह से बनती है, इरोजन करती हैं और उसके बाद डिपोजिशन करती हैं। सी केव्स भी इरोजन की वजह से बनते हैं, बट क्लिफ जो है वो सी वेव्स के इरोजन से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, फ्लड प्लेन, बीच एंड मोरैन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर्स जो होते हैं उनका डिपोजिशनल फीचर है, यानी कि जो ग्लेशियर्स के डिपोजिशंस की वजह से बनता है। ग्लेशियर्स जब सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं सो उनकी वजह से बनते हैं मोरैन्स। सो आपका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट इज विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है, कौन सा ऐसा एक्शन है जो अर्थ के सडन मूवमेंट की वजह से होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉल्केनो। नेक्स्ट इज मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था मशरूम रॉक्स हमारी डेजर्ट एरियाज़ में पाई जाती हैं, वहाँ पर ये बनती हैं। सो मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए डेजर्ट्स। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। ऑक्सबो लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? रिवर वैलीज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में बेसिकली आपको मैच करना है उन्हें करेक्ट ऑप्शंस के साथ। जैसे कि फर्स्ट है ग्लेशियर। सो ग्लेशियर को आप मैच करेंगे रिवर ऑफ आइस से। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ये चैप्टर में भी कि ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ आइस भी बोला जाता है। नेक्स्ट मियांडर्स। मियांडर्स जो है उनको आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी से रिवर्स, क्योंकि मियांडर्स रिवर्स की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट इज़ बीच। बीच को आप मैच करेंगे सी शोर से, क्योंकि सी शोर पर जब सी वेव्स डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट्स को तो वहाँ पर बीचेस फॉर्म होती हैं। सो ऑप्शन इज़ ए। सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एच डेजर्ट से, क्योंकि सैंड ड्यून्स डेजर्ट्स में बनते हैं। वाटरफॉल को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर जी हार्ड बेड रॉक से। एंड द लास्ट इज़ अर्थक्वेक, जिसको आप मैच करेंगे वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। बहुत ही सिंपल है। सो आई होप कि आपको मैचअप्स भी क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ गिव रीजंस। गिव रीजंस में बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें आपको प्रॉपर और सुटेबल रीज़न वहाँ पर प्रोवाइड करना है। जैसे कि फर्स्ट है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मशरूम, कि कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनकी जो शेप्स होती हैं वो मशरूम शेप्स में होती हैं। सो हमने पढ़ा था डेजर्ट में मशरूम शेप्स में जो रॉक्स हैं वो कैसे बनती हैं? विंड्स के एक्शन से बनती हैं। सो रीज़न यही है, इन डेजर्ट्स विंड इज़ एन एक्टिव एजेंट फॉर इरोजन which erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom. कि डेजर्ट्स में जो विंड होती है वो एक एक्टिव एजेंट की तरह वर्क करती है, किस लिए? इरोजन के लिए। और विंड क्या करती है, जो रॉक्स का लोअर सेक्शन होता है उसको इरोड करती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द अपर सेक्शन, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा इरोड नहीं करती जितना नीचे वाला पार्ट करती है। उसका रीज़न होता है विंड की स्पीड, क्योंकि जो लोअर लेवल पे जब विंड फ्लो करती है तो उस समय पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विंड में वो बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, जबकि जो अपर सेक्शन में विंड जो होती है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से इरोजन कम होता है और वो वहाँ पर शेप ले लेती हैं रॉक्स मशरूम्स का। नेक्स्ट इज़ फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। रीज़न क्या है? फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड्स डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि जो फ्लड होती है, फ्लड की वजह से जो
रिवर्स होती हैं, उनमें जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं और वो उन फ्लड प्लेन्स को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि सी केव्स जो है वो स्टैक्स में कन्वर्ट होते हैं। रीज़न क्या है? इरोजन। हम सब ने पढ़ा था कि सी वेव्स कैसे एक्शन करती हैं, धीरे धीरे चट्टानों को इरोड करते हैं, वो कैसे सी केव्स फॉर्म करती हैं, फिर सी केव से सी आर्चेस बनते हैं और सी आर्चेस से वो स्टैक्स का फॉर्म ले लेते हैं। सो आंसर यही है, व्हेन कैविटीज इन सी केव्स बिकम बिगर एंड बिगर ड्यू टू फर्दर इरोजन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सी आर्चेस। जब सी केव्स जो बनती हैं उनके अंदर का जो पूरा कैविटी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर का जो खालीपन होता है, उसमें जब सी वेव्स और ज़्यादा टकराती हैं और ज़्यादा इरोजन जब उसमें करती हैं, तो अंदर का पूरा एरिया जो है वो हॉलो हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है और सिर्फ ऊपर की रूफ रहती है और साइड वॉल्स होती हैं, और इस तरीके से वो सी आर्चेस का फॉर्म ले लेती हैं। जब और ज़्यादा इरोजन होता है तो और ज़्यादा इरोजन की वजह से जो ऊपर की रूफ़ होती है वो भी इरोड हो जाती है, पूरे तरीके से टूट जाती है, और वहाँ पर सिर्फ एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रह जाता है, वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको स्टैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स। कि अर्थक्वेक्स की वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कैसे कोलैप्स होती हैं, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसका रीज़न है अर्थक्वेक की वेव्स। जितनी ज़्यादा शॉकिंग वेव्स होंगी, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान वो अर्थ सरफेस पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो हाउसेज हैं, उनको पहुँचाएगा। सो इट इज़ बिकॉज द अर्थक्वेक्स आर शॉक वेव्स विच डैमेज द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग्स। कि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग वेव्स होती हैं जिनकी वजह से जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस होती हैं, उनकी नींव होती है, वो पूरा डैमेज उसे कर देती हैं। सो दीज आर दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर है। फर्दर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अच्छे अच्छे जो चैप्टर्स की जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, उन चैप्टर्स को आप अच्छे से उन पर्टिकुलर वीडियोस को आप अच्छे से देखें, ताकि आपको चैप्टर्स के जितने भी सब पॉइंट्स हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि तभी आपको नोट्स भी समझ में आएंगे और तभी आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी समझ पाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तभी आपको प्रॉपर फर्दर जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।